नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर लेकर हाजिर हूं मैं। यूपी और उत्तराखंड में सियासी हलचल इन दिनों तेज है। ऐसे में यहाँ की हर सियासी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। इसके अलावा आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। तो चलिए गुंजन, खबरों की शुरुआत अहम खबरों से कर लेते हैं। यूपी के पहले चरण के नामांकन की आज जांच होगी। प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की आज जांच होनी है, जहां इस दौरान गलती पाए जाने पर रद्द किए जाएंगे नामांकन पत्र। 27 जनवरी को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। यूपी में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होना है। तो उससे पहले नामांकन जिन लोगों को दाखिल करना था वो कर चुके हैं। 27 जनवरी इसकी आखिरी तिथि है नामांकन वापस लेने की। विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच यानी कि स्क्रूटनी होनी है। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को स्क्रूटनी का काफी इंतजार है, क्योंकि नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होती है। सूची में शामिल प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकेंगे। 27 जनवरी को नाम वापसी का आखिरी दिन रहने वाला है। साथ ही चुनाव चिन्ह का आवंटन भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 27 है और आज इसकी स्क्रूटनी होनी है, यानी कि नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और इसके बाद स्क्रूटनी के बाद जो फाइनल लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी कि कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और किन के बीच में कड़ा मुकाबला रहने वाला है। बिल्कुल, और यही वो फेज रहता है गुंजन, जब बहुत ध्यान से ये पर्चे भरने होते हैं और कई बार लोग दो जगह से नामांकन पत्र दाखिल करते हैं कि कहीं एक पर अगर किसी गलती के चलते रद्द हो जाए तो दूसरे पर उनका नामांकन जो है वो वैलिड रहे। तो ऐसे में आज का दिन भी बहुत अहम रहता है। तो आज पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच होने वाली है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेश अरोड़ा का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, बताएं कि आज ये जो नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, कितनी अहम होती है पूरे चुनाव के दौरान ये प्रक्रिया और कब से ये शुरू हो जाएगी आज? देखिए, सुबह से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और निश्चित रूप से जो प्रत्याशी होते हैं उनकी धड़कनें इसलिए बड़ी रहती है कि उनके नामांकन पत्र में किसी तरह की कोई खामी न निकल आए स्क्रूटनी में, जिसकी वजह से उनके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया जाए। अगर पहले चरण की बात करें तो देखिए पूरे प्रदेश से 815 लोगों ने नामांकन किया अपना पहले चरण के लिए। पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान होना है। 10 फरवरी को मतदान की तिथि है और इसमें अगर हम देखें सबसे ज़्यादा मतदान माफ़ कीजिएगा सबसे ज़्यादा नामांकन की अगर हम बात करते हैं तो वो मथुरा से हुए हैं। यानी मथुरा की जो सीट है वहाँ से 27 लोगों ने अपना नामांकन किया है। जो प्रदेश की जो इन 58 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, इन 815 में अकेले 27 नामांकन जो है वो मथुरा से जो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो चाहे गाजियाबाद की बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, इन क्षेत्रों में नामांकन बड़ी संख्या में हुए हैं। आज इन लोग की स्क्रूटनी होगी और उसके बाद 27 तारीख जो है वो आखिरी तारीख रखी गई है नामांकन पत्र वापसी की। यानी अगर कोई प्रत्याशी चाहता है कि उसे चुनाव नहीं लड़ना है, उसे अपना नाम वापस लेना, तो वो ले लेगा। और जब ये 27 तारीख की तिथि बीत जाएगी उसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार होगी कि किस सीट से कितने और कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में, इसकी लिस्ट फाइनल होगी। मथुरा का जब हम जिक्र करते हैं तो देखिए मथुरा वही जगह जहाँ से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जो है उनको भी भाजपा ने टिकट दिया है। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं और एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, वहाँ से वो चुनाव मैदान में है। तो अगर आप देखें कुल मिलाकर तो जो नामांकन पत्रों की जांच का सिलसिला है वो आज शुरू हो जाएगा, पूरा दिन चलेगा और उसमें देखा जाएगा कि कितने नामांकन पत्र ऐसे हैं जो वैलिड नहीं है, जिनको हटा दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। अमूमन ये देखा जाता है कि जो लोग पहली बार नामांकन पत्र भर रहे हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है उनके में इस तरह की निकलती है त्रुटि कभी निकलने की संभावना रहती है। वरना अगर हम देखें तो जो कई बार के जो पुराने या तो मौजूदा विधायक हो सकते हैं या पुराने जो कह सकते हैं पॉलिटिक्स में वैसे लोग हैं, उनके नामांकन पत्रों में आमतौर पर कोई खामी नहीं मिलती है और उनको इससे कोई दिक्कत भी नहीं आती है। लेकिन जो नए लोग होते हैं जो बहुत अहम हो जाता है क्योंकि स्क्रूटनी के बाद ही फाइनल लिस्ट होती है और उसी के बाद ये पता चलता है कि आखिर किस किस के बीच कड़ा मुकाबला है और कितने प्रत्याशी कुल मिलाकर मैदान में उतरने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे।
भाजपा छोड़कर सपा का दामन थामने के बाद जहां स्वामी प्रसाद की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल है। लेकिन सपा के स्टार प्रचारकों में इस बार कई नाम हैं जो गायब भी हैं। मुलायम, अखिलेश, डिंपल और स्वामी प्रसाद समेत 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है। लेकिन हमेशा से सपा के स्टार नेता रहे आजम खां या उनके परिवार से इस बार किसी का भी नाम लिस्ट में शामिल नहीं है, जिससे अखिलेश की मंशा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा के सुपर 30 यूपी फतेह की चिट्ठी। आजम खान से दूरी, सियासत की मजबूरी। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग को फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जहां अखिलेश यादव ने जनता को रिझाने के लिए फ्री बिजली, पुरानी पेंशन बहाली से लेकर 22 लाख नौकरी का वादा किया है, वहीं सपा ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पहला नाम सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का, तो दूसरे स्थान पर अखिलेश यादव का नाम है। लेकिन सपा के कद्दावर नेता आजम खान का नाम नहीं है। हालांकि आजम खान जेल में है, लेकिन उनके परिवार से किसी का नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें कुल 30 नाम है। पार्टी के संरक्षक और सांसद मुलायम सिंह यादव का नाम सबसे ऊपर है। अखिलेश यादव का नाम है, जया बच्चन का नाम है, डिंपल यादव का नाम है, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का नाम है। इन 30 नामों में हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले केवल 2 नेताओं के ही नाम शामिल हैं। मुस्लिम चेहरे के तौर पर जावेद अली और मोहम्मद फहद को शामिल किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में डिंपल यादव का नाम प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से पहले रखा गया है। भाजपा छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम 11वें नंबर पर है, लेकिन धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। जबकि लखीमपुर हिंसा में घायल हुए तेजेंद्र सिंह ब्रिक का नाम इस लिस्ट में बतौर स्टार प्रचारक रखा गया। जानकारों की माने तो अखिलेश यादव टिकट बंटवारे के साथ साथ स्टार प्रचारक के नाम तक हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। खास तौर पर पश्चिमी यूपी में जहां भाजपा हिंदुत्व की पिच पर जमकर खेल रही है, लेकिन अखिलेश ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे भाजपा को फायदा हो। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। यही वजह है कि टिकट बंटवारे से लेकर स्टार प्रचारक की लिस्ट तक किसी ऐसे नेता का नाम नहीं है जिसे भाजपा को माहौल बनाने का मौका मिले। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहले कैराना से नाहिद हसन को मैदान में उतारा था, लेकिन भाजपा के विरोध और जेल जाने के बाद सपा ने नाहिद की जगह उसकी बहन को टिकट दे दिया और अब समाजवादी पार्टी हर कदम सोच समझकर चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनावी सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। सपा की माने तो सर्वे से जनता भ्रमित हो रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी राजनीतिक दल ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की हो। सपा से पहले बसपा भी इसका विरोध कर चुकी है। लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक का है कि आने वाली लिस्ट में कई और नेताओं का नाम होगा या फिर इन्हीं सुपर 30 के भरोसे यूपी फतेह की पटकथा लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अनु, जितने प्रत्याशी अहम होते हैं उतने स्टार प्रचारक भी अहम हो जाते हैं चुनावों से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सुल्तानपुर स्पेशल कोर्ट में आज स्वामी प्रसाद मौर्य की पेशी होनी है। 2014 के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में आज पेशी होनी है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज स्वामी प्रसाद मौर्य की पेशी होगी। सपा का दामन थामते ही वारंट जारी किया गया था। जी, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा का दामन थाम चुके हैं। सपा का दामन थामने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें भी बढ़ गई। सुल्तानपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले दिनों ही 2014 के एक मामले पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, जिस पर आज फिर से सुनवाई होनी है और आज ही स्वामी प्रसाद मौर्य को कोर्ट में पेश भी होना है। अगर आज स्वामी देवी देवता पर अभद्र टिप्पणी के मामले में पेश नहीं होते तो उनकी मुश्किल और बढ़ सकती है। तो ऐसे में जब ये मामला सामने आया था गुंजन, तब ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने और बाकी लोगों ने आरोप भी लगाया था कि आखिर क्यों बीजेपी को छोड़ते ही जो जांच एजेंसियां या फिर जो मामले हैं वो क्यों खड़े हो जाते हैं।
वहीं भाजपा कोर कमेटी बैठक का आज दूसरा दिन है। रविवार देर रात दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। यूपी के 5वें और 6वें चरण के प्रत्याशियों पर अभी मंथन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। योगी आदित्यनाथ इसके लिए पहुंच चुके हैं। 5वें और 6ठे चरण के जो प्रत्याशी होंगे उसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। वहीं यूपी में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने को लेकर इस वक्त भाजपा बाकी पार्टियों से आगे चल रही है। जहां भाजपा अब तक 3 चरण के सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं 5वें और 6ठे चरण के प्रत्याशियों को लेकर पार्टी आलाकमान की बैठक का दौर भी जारी है। आज भाजपा कोर ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन है। देर रात बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कोर ग्रुप की मीटिंग आज भी जारी रहेगी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों को लेकर दावेदारों की सूची पर आज मंथन होगा। माना जा रहा है कि भाजपा इस बैठक के बाद जल्द ही 5वें और 6वें चरण के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो बीजेपी जहां चुनाव प्रचार में तो तेज दिख ही रही है, जहां अपनी एलईडी वैन से लेकर डोर टू डोर प्रचार और तमाम इन चीजों में इनके दिग्गज नेता उतरे हुए हैं, तो वहीं सूची जारी करने में भी बीजेपी आगे है बाकी पार्टियों से, नेताओं से। चुनाव है तो नेताओं का वार पलटवार लगातार सामने आ रहा है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया वार भी शामिल है। जहां बसपा सुप्रीमो मायावती और सीएम योगी के ऑफिस के बीच ट्विटर पर वॉर देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत रविवार को गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे सीएम योगी के एक बयान से हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने अपना बंगला नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों के लिए एक मकान बनाया है। जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार 3 ट्वीट कर सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि शायद पश्चिमी यूपी की जनता को ये मालूम नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी का बना मठ, जहां वो अधिकांश निवास करते हैं, वो कोई बड़े बंगले से कम नहीं है। यदि इस बारे में ये बता देते तो बेहतर होता। साथ ही ये भी बेहतर होता यदि यूपी के सीएम अपनी सरकार की तारीफ के साथ साथ बीएसपी सरकार के जनहित से जुड़े कार्यों का भी कुछ उल्लेख कर देते। तो एक तरफ दोनों का वार पलटवार है। मायावती ने वहीं इस ट्वीट के बाद शाम होते ही सीएम योगी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी एक आया, जिसमें लिखा था, बहन जी बाबा गोरखनाथ जी के तपोभूमि गोरखपुर स्थित श्री गोरक्षपीठ में ऋषियों, संतों और स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिवीरों की स्मृतियों को संजोया गया है। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है, सामाजिक न्याय का एक केंद्र सबसे कल्याण हेतु अहर्निश क्रियाशीला है और कभी आइए शांति मिलेगी। तो देखिए, ये बता दिया है, जब मठ की बात की गई मायावती की तरफ से, तो ये मठ किसके लिए है? ये अपने भोग के लिए नहीं है, ये अपने आवास के लिए नहीं है, बल्कि साधु संतों और क्रांतिवीरों के लिए है। चलिए, तो ये वार पलटवार तो गुंजन चलता ही रहेगा। एक बड़ी खबर से रूबरू इस बीच करा देते हैं। लखनऊ से जुड़े हवाला कारोबार के तार हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त बता दें कि रकाबगंज इलाके के 4 व्यापारियों के ठिकाने पर आईटी रेड हुई है। 2 व्यापारियों के घर से बरामद हुए हैं 3 करोड़ रुपए। 2 दिन पहले गोंडा में पकड़ा गया था हवाला का रुपया, जिसके बाद गोंडा पुलिस ने चेकिंग में 65 लाख रुपए भी बरामद किए थे। लखनऊ में अमित अग्रवाल और नरेंद्र अग्रवाल के ठिकानों से रुपए को बरामद किया गया है। अब इस पूरे मामले के जो तार हैं लखनऊ से जुड़े हुए हैं, देखना यह होगा कि क्या कुछ सामने आता है। 2 व्यापारियों के घर से बड़ी मात्रा में जो धन है वो भी बरामद हुआ है। और आईटी की रेड इससे पहले भी पड़ती रही है गुंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया और विधायक मुख्तार से मिलने रविवार को उनका बेटा उमर अंसारी जेल पहुंचा। पिता पुत्र के बीच करीब 4 घंटे तक बातचीत हुई और जब मुख्तार का बेटा उमर अंसारी जेल से बाहर आया तो जेल प्रशासन पर पिता की हत्या की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए। बिल्कुल, मुख्तार से मिलकर जेल से बाहर निकले उमर ने कहा कि 2022 में योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल योगी सरकार में माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान क्लीन के तहत मुख्तार के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां हो चुकी हैं। उसकी कई 100 करोड़ की अवैध संपत्तियों को अब तक या तो जब्त किया जा चुका है या फिर निस्तेनाबूद किया जा चुका है। इतना ही नहीं, मुख्तार को भी पंजाब की जेल से लाकर बांदा जेल में बंद किया गया है और उनके खिलाफ यूपी में दर्ज 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामलों की सुनवाई तेज हो चुकी है, जिनमें से कई केस अंतिम ट्रायल पर हैं और उनमें कभी भी मुख्तार को सजा सुनाई जा सकती है। ऐसे में जेल में बंद मुख्तार से मिलने पहुंचे उमर ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए।
से आज मुलाकात का क्रम ये रहा कि माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि मिलकर वकालतनामा साइन करा ले परिजन परिवार के कोई एक सदस्य या फिर अधिवक्ता। तो उसके क्रम में मैं आया था, विधायक जी से माननीय न्यायालय के लिए जो वकालतनामा लगना है वो साइन कराएं और मुहर वगैरह लग गई। विधायक जी का स्वास्थ्य खराब है, काफ़ी बिगड़ा हुआ है, ठंड लग गई है बुरी तरह, और पोस्ट कोविड जितने ट्रीटमेंट्स उनको मिलने चाहिए थे वो सब मिले नहीं है। गुंजन, कुछ ऐसे ही आरोप अब्दुल्ला आजम ने भी आजम खान को लेकर लगाए थे कि किस तरह से उन्हें भी कोरोना के समय पर ठीक से इलाज नहीं मिला। सपा और कांग्रेस से भाजपा का दामन थामने वाली महिला ब्रिगेड ने रविवार से अपने मिशन को शुरू कर दिया है। भाजपा की महिला ब्रिगेड ने लखनऊ से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है, जिसमें दूसरी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव, अदिति सिंह, प्रियंका मौर्य जैसी तमाम महिला नेता फ्रंट पर नजर आए। आपको बता दें कि कल ही चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत राजनीतिक दलों को दी है। लखनऊ में भाजपा के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने भाजपा को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित पार्टी बताया, तो वहीं कांग्रेस की दिग्गज विधायक अदिति सिंह ने भी संवाददाता से हमारे खास बातचीत की। बात महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूंगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी है। अपर्णा जी, आप आज बीजेपी कार्यालय पहली बार आई, इस रास्ते से तो बहुत गुजरी होंगी लेकिन पहली बार यहाँ आई हैं। जी, अच्छा लग रहा है मुझे जी। क्या ऐसा क्या वजह रही कि आप समाजवादी पार्टी में रहीं, 2017 में आप चुनाव भी लड़ी, आप पार्टी की सदस्य नहीं, आप परिवार की सदस्य हैं, उसके बावजूद आपने सपा छोड़ी, बीजेपी में आप आई? मैं सिर्फ ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं है, पर ये सवाल अभी तो समस्त समाज से है कि जब भी कोई महिला अपना एक दृढ़ संकल्प करके राष्ट्र के लिए सेवा करना या राष्ट्र के तरफ आकर्षित रहना, क्या ये गुनाह है, क्या ये पाप है? मुझे नहीं लगता कि ये है। जितना मिशन शक्ति में काम आप उठा कर ले लीजिए, स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है पूरा, जितना काम इस सरकार में बीजेपी के हुआ है उतना काम कहीं नहीं हुआ। रविवार को योगी सरकार और 22 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा थी। जी हां, कल हुए यूपी टेट एग्जाम में सिर्फ अभ्यर्थियों का एग्जाम नहीं था, बल्कि इसे बिना किसी रुकावट के पूरा कराना योगी सरकार के लिए भी एक चुनौती थी। रविवार को प्रदेश के 66 जिलों में हुए यूपी टेट एग्जाम कराने में प्रदेश सरकार तो कामयाब रही, लेकिन अभी परीक्षा देने वाले 22 लाख परीक्षार्थियों को रिजल्ट का इंतजार करना होगा। जिस यूपी टेट के पेपर लीक को लेकर पूरे देश में किरकिरी हो रही थी, वो पेपर बिना किसी नकल, बिना किसी रुकावट के आखिरकार हो ही गया। यूपी के 75 जिलों में 21,65,179 अभ्यर्थियों ने यूपी टेट का एग्जाम दिया। एग्जाम देने के लिए सुबह से ही यूपी के अलग अलग जिलों में बने एग्जाम सेंटर्स पर अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। एग्जाम देने आए अभ्यर्थियों के जहन में पुरानी यादें भी थी, लेकिन जब दोनों पालियों में पेपर बिना किसी नकल के हो गया तो अभ्यर्थियों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सतर्कता काफी बरती गई है, खास इंतजाम किए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही परीक्षा दिए जाने का दावा किया गया है। इसके साथ साथ पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, इसके लिए एसटीएफ को लगाया गया है, तमाम दूसरी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को लगाया गया है। हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं कि पिछली बार की तैयारी और इस बार की तैयारी में क्या फ़र्क है। पिछली बार ज़्यादा बेहतर तैयारी थी या इस बार ज़्यादा बेहतर तैयारी है? तैयारी हमें पढ़ने वाले की हमेशा वो रहती है, 9-10 का फर्क तो होता ही है, लेकिन ठीक ही है सब। बताइए, आपको क्या उम्मीद है कि इस बार कामयाबी मिल जाएगी? कामयाबी मिल जाएगी सर, कामयाबी मिल जाएगी। पेपर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हाँ कहीं आउट ऑफ सिलेबस था, सब कुछ सिलेबस के अंदर से ही आया था। व्यवस्थाएं तो बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी व्यवस्थाएं। नहीं कोई नहीं, सारा सिलेबस से आया हुआ था और सारे इजी आए हुए थे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ, सुविधा तो दी गई है, लेकिन हम लोग तो सारे लोग ऑटो से ही आए हैं, बहुत सारे बच्चे आए क्योंकि सुविधा है वहाँ पे, बस वस तो नहीं दिख रही थी कहीं पे। हाँ, रिजल्ट आए, क्यों पेपर दे दिए तो उम्मीद तो यही रहना चाहिए कि रिजल्ट जल्द से आए अच्छे से।
लेकिन कई छात्र इस बार लेट होने की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए। जब वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तब तक गेट बंद हो चुका था। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 2532 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कहीं कोई चूक ना हो इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गौरतलब है कि पिछले साल 28 नवंबर को पेपर लीक हो गया था। हालांकि सूबे की योगी सरकार ने पेपर लीक कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की और दर्जनों नकल माफिया को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर था। पेपर लीक को लेकर अफवाहें भी उड़ी, लेकिन वो सिर्फ अफवाह थी। कहीं कोई चूक नहीं हुई। यूपी टेट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अब सिर्फ इंतजार है नतीजों का। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।